आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारी ऑडियो सीरीज़ का भाग नंबर 4 शुरू करते हैं। यह सीरीज़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अतः आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें। अब तक हमने देखा था कि शंकरी प्रसाद के मामले में पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इसके बाद गोलकनाथ मामले में 17वें संविधान संशोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। यह मामला भूमि सुधारों से जुड़ा हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने यह फैसला 6:5 के बेहद कम बहुमत से सुनाया, जिसमें 6 जज इसके पक्ष में और 5 जज विपक्ष में थे। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 को मौलिक अधिकारों को समाप्त करने या सीमित करने की शक्ति नहीं देता। इस ऐतिहासिक फैसले के 2 साल बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 1969 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के फैसले और 1970 में रजवाड़ाओं को दिए जाने वाली प्रिवी पर्स के फैसले को असंवैधानिक घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों से नाखुश तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने 1967 से 1973 तक 3, 24वां, 25वां और 26वां संविधान संशोधन किया, क्योंकि इंदिरा गांधी को लगने लग गया था कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट उसकी शक्तियों पर अंकुश लगा रहा है। अपनी इन्हीं बाधाओं को दूर करने के लिए इंदिरा जी ने 24वां, 25वां और 26वां संविधान संशोधन किया, और ये तीनों संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण बने। 24वें संविधान संशोधन से संसद को अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त हुआ। 25वें संविधान संशोधन में संविधान द्वारा प्रदत्त संपत्ति के अधिकार को भी सीमित कर दिया गया और कहा गया कि नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत को लागू करने के उद्देश्य से बनाए गए कानून को अनुच्छेद 14, 19 और 31 में वर्णित अधिकारों के हनन के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। 26वें संविधान संशोधन द्वारा रजवाड़ों को दिए जाने वाले प्रिवी पर्स को समान सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ बताकर रद्द कर दिया गया। ये तीनों संशोधन इंदिरा जी की मंशा को पूरा करने के लिए थे। वो चाहती थी कि हर हाल में समाज सुधार हो। तो हमने देखा कि गोलकनाथ मामले के बाद संसद ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम में कहा गया कि संसद मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है, जबकि 25वें संविधान संशोधन से संविधान में प्रदत्त संपत्ति के अधिकार को भी सीमित कर दिया गया और कहा गया कि नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत को लागू करने के उद्देश्य से बनाए गए कानून को अनुच्छेद 14, 19 और 31 में वर्णित अधिकारों के हनन के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। वहीं 26वें संविधान संशोधन में प्रिवी पर्स को समान सामाजिक अर्थव्यवस्था के खिलाफ बताकर रद्द कर दिया गया। तो हमने देखा कि गोलकनाथ मामले के बाद संसद ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम में उन्होंने संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान कर दी। अब बात करते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की। कौन थे केशवानंद? पूरा नाम श्रीमद जगत गुरु श्री श्री शंकराचार्य तोतकाचार्य श्री केशवानंद भारती श्री पदंगलावरू। कौन थे? केशवानंद केरल के एडनियर में स्थित शैव मठ के मठाधीश थे। क्या था मामला? 1970 के दशक में एडनियर मठ के पास हजारों एकड़ जमीन थी। इस दौरान केरल की तत्कालीन सरकार भूमि सुधारों की दिशा में प्रयास कर रही थी। जिस किसी भी व्यक्ति या संस्था के पास बहुत अधिक जमीन थी, उनकी जमीन को लेकर भूमिहीनों को बांटने जा रही थी। अर्थात ये मामला भूमि सुधार को लेकर था, जिसमें सरकार सामाजिक समानता लाना चाह रही थी। इस प्रक्रिया में एडनियर मठ की संपत्ति को भी सरकार ने भूमिहीनों में बांटने का निर्णय लिया। ऐसे में मठ की कई एकड़ जमीन पर राज्य सरकार का अधिकार हो गया था। राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ एडनियर मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती ने केरल सरकार के इस फैसले को केरल हाईकोर्ट में चुनौती दी। स्वामी केशवानंद भारती ने 1970 में केरल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में
उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए अपनी धार्मिक संपत्ति के रखरखाव एवं प्रबंधन का मूल अधिकार दिए जाने की मांग की। साथ ही केरल सरकार के भूमि सुधार कानूनों को भी चुनौती दी। हालांकि केरल हाईकोर्ट में मठ को ये कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद ये मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में चला गया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो देश की शीर्ष अदालत ने पाया कि इस मामले से कई संवैधानिक प्रश्न जुड़े हैं। उनमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या देश की संसद के पास संविधान संशोधन के जरिए मौलिक अधिकारों सहित किसी भी अन्य हिस्से में असीमित संशोधन करने का अधिकार है। इसके बाद 1972 के अंत में इस मामले की लगातार सुनवाई हुई, जो 68 दिनों तक चली। अंततः अपने लंबे फैसले में केवल एक वोट के अंतर से शीर्ष अदालत ने स्वामी केशवानंद भारती के विरोध में फैसला दिया। एडनियर मठ के शंकराचार्य वैसे तो ये मामला हार गए थे, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो आज भी मिसाल है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु इस प्रकार के संशोधन से संविधान की मूल भावना नष्ट नहीं होनी चाहिए। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम को मान्यता दे दी, जिसमें संसद ने यह कानून बनाया था कि उसे मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यदि संसद इस प्रकार का संशोधन करती है जिससे संविधान की मूल भावना नष्ट होती है, तो इस प्रकार का संशोधन अवैध होगा और न्यायालय को उसे निरस्त करने का अधिकार है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया कि संविधान का मूल ढांचा क्या होगा। आज भी ये व्यवस्था है कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु संशोधन इस प्रकार का नहीं होना चाहिए जिससे संविधान की मूल भावना नष्ट होती हो। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायालय समय समय पर अपने समक्ष आने वाले मामलों की प्रकृति के आधार पर संविधान के मूल ढांचे की परिधि को निर्धारित करेगा। आइए जानते हैं कि मूल ढांचे में क्या क्या शामिल है। संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, पंथ निरपेक्षता, विधि के समक्ष समानता, ये तमाम चीज़ें संविधान के मूल ढांचे के अंदर मानी गई हैं। इस प्रकार संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर या प्रिंसिपल में अंतिम रूप से परिवर्तन का अधिकार संसद या राज्य विधानसभाओं को नहीं, वरन स्वयं जनता को ही है। इसी कारण इस विचार को जन सर्वोच्चता या जन संप्रभुता की अवधारणा का नाम भी दिया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, तो हमने जाना कि केशवानंद भारती केस हमारे संविधान की आबरू को बचाए रखने के लिए कितनी अहमियत रखता है।